हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम ग्लैंड फार्मा के बारे में बात करेंगे। हम उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, देन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, आगे ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, कौन से नए सेगमेंट्स में या कौन से नए प्रोडक्ट्स में कंपनी एंटर कर रही है, हम उसकी बात करेंगे। प्लस हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे एंड हम वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लैंड 1978 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ग्लैंड बेसिकली इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्योर प्ले इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी। तो अब जैसे ड्रग लेने के दो तरीके होते हैं, एक आपके ओरल सॉलिड्स होते हैं टैबलेट्स, और दूसरा होता है इंजेक्टेबल्स, मतलब थ्रू इंजेक्शंस। अब ये दोनों फॉर्मेट ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ टोटल मार्केट कैप्चर करते हैं। 2014 में अगर आप देखोगे, जो ओरल सॉलिड्स थे दैट इज़ टैबलेट्स, वो उनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 50% था, इंजेक्टेबल्स का ऑलमोस्ट 32% था। लेकिन 2019 में अगर आप देखोगे, इंजेक्टेबल मार्केट ग्रो होके ऑलमोस्ट 39% तक पहुंच गया एंड ओरल सॉलिड्स अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 49% पे आ गया है डिक्लाइन होके। सो द इंजेक्टेबल्स आर एक्चुअली ग्रोइंग फास्टर देन द अदर फॉर्मेट। अब ये जो इंजेक्टेबल्स है ये स्टेराइल होते हैं, मतलब दिस शुड बी फ्री फ्रॉम एनी पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंजेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है। और ये अगर आप देखोगे इंजेक्टेबल का जो बिज़नेस है, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे बहुत ही हाई रेगुलेटरी कंप्लायंस की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए भी जो ग्लोबल इंजेक्टेबल मार्केट है दैट इज़ डोमिनेटेड बाय जस्ट हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स। हालांकि अभी कंपटीशन आ रहा है, हम उसकी भी बात करेंगे। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लैंड फार्मा किस बिजनेस में है। अब ग्लैंड एक B2B बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। सो नॉर्मली अगर आपने नॉर्मल फार्मा कंपनीज देखे होंगे तो वो लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं दे सेल डायरेक्टली टू दी कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर, B2C नॉर्मली उनका बिजनेस होता है। लेकिन यहाँ पर ग्लैंड बेसिकली अपने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पार्टनर्स के थ्रू बेचती है। मतलब दे टाई अप विद द पार्टनर्स और पार्टनर्स के थ्रू पार्टनर कंज्यूमर को बेचते हैं, नॉर्मल एंड मार्केट्स में बेचते हैं और पार्टनर्स ही मार्केटिंग करते हैं। सो ग्लैंड का 96% ऑफ रेवेन्यू अगर आप देखोगे दैट इज़ फ्रॉम B2B एंड सिर्फ 4% है जो B2C से आता है, दैट इज़ इन इंडिया। सो आसान भाषा में ग्लैंड पार्टनर्स के साथ टाई अप करता है, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाता है और पार्टनर्स को देता है और पार्टनर्स मार्केट करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। अब यहाँ पर ग्लैंड के अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। तो अगर हम IP लेड बिजनेस मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको ANDAs फाइल करने पड़ते हैं, राइट। सो IP लेड B2B मॉडल में ग्लैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो ANDAs डेवलप करे और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे। अब IP ओनरशिप यहाँ पर एंड ANDA जो ओनरशिप है वो कैसे शेयर होती है ये डील पे डिपेंड करता है। लेकिन जब B2B टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मॉडल की बात आती है, सो ANDAs यहाँ पे पार्शली ग्लैंड डेवलप करती है एंड इनको सपोर्ट मिलता है अपने पार्टनर से, और ANDAs जो है ये पार्टनर ओन करती है। अब इन दोनों मॉडल्स में अगर आप देखोगे ग्लैंड को प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। मतलब टेक्निकली ग्लैंड जो अपने पार्टनर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ पर ग्लैंड दो तरीके से कमाती है। एक आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो गया, एक आपका प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। सो प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ 8 to 10% ही इनके रेवेन्यूज़ का आता है, बाकी इस ट्रांसफ़र प्राइसिंग। मतलब क्या, ग्लैंड जो भी प्रोडक्ट बनाएगी उसमें अपना कॉस्ट प्लस मार्जिन डाल के ट्रांसफ़र करेगी। अब जब भी ये पार्टनर्स बाहर बेचेंगे उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग ग्लैंड का भी होगा। और थर्ड मॉडल इनका जो है दैट इज़ प्योर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है दैट इज़ एंटायरली डेवलप्ड बाय पार्टनर एंड ग्लैंड सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करता है, और जो ANDAs है वो भी पार्टनर ही ओन करता है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे रिसेंटली हम देखेंगे ग्लैंड एक्चुअली खुद के ANDAs फाइल कर रहा है। अब यहाँ पर ग्लैंड बेसिकली जो एंड मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन है वहाँ पर ज़्यादा ग्लैंड एक्सपोज्ड नहीं है। तो अगर मान लो कि जैसे आप देख रहे हो कि US में बहुत प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, ड्रग्स के बीच में फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये सब चीज़ें हुई थी जिसके वजह से ड्रग्स के प्राइसेस बहुत नीचे गिरे थे। यहाँ पर ग्लैंड एक्चुअली बचा हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पर जो फ्रंट एंड पार्टनर्स होते हैं, नॉर्मली फ्रंट एंड पार्टनर्स जो डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच रहे हैं ग्लैंड के केस में, तो यहाँ पर नॉर्मली जो फ्रंट एंड पार्टनर्स हैं वो पूरा मार्जिन प्रेशर ले लेते हैं, ना कि ग्लैंड। मतलब ग्लैंड को इतना अफेक्ट नहीं होता है
सेकंड चीज़ ये भी है कि उनकी जो रॉयल्टीज़ आने की वजह से मार्जिन्स काफ़ी प्रोटेक्टेड होते हैं, और क्योंकि ये लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग करते हैं उसके वजह से भी मार्जिन्स कंपैरेटिवली प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ ये है कि ग्लैंड का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि वो लोग अपना बेस पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम मॉलिक्यूल अलग अलग मल्टीपल प्लेयर्स को बेच सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है करने की, क्योंकि सिंस जो आईपी है दैट इज़ एक्सक्लूसिव टू देयर पार्टनर्स, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। और ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा करते हैं कि जहाँ पर मान लो एक सर्टन मार्केट शेयर अगर पार्टनर्स ने अचीव नहीं किया, मान लो अगर ग्लैंड एक पार्टनर को प्रोडक्ट्स बेच रहा है एंड दैट इज़ एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट, सिर्फ उसी पार्टनर को बेचेगा। सो ऐसे केस में अगर एक सर्टन मार्केट शेयर वो पार्टनर अचीव नहीं करता है तो ग्लैंड के पास वो राइट होता है कि वो मल्टीपल पार्टनर्स को वही मॉलिक्यूल बेच सके, तो एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट से वो नॉन एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट हो जाता है। अब अगर ग्लैंड की कुछ अच्छी चीज़ों की हम बात करें, ग्लैंड का आउटस्टैंडिंग कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे अगर ग्लैंड की फैसिलिटीज़ आप देखोगे, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब दवाई आप इंजेक्शन से लेते हो तो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में वो जाता है। सो ऐसे केस में यहाँ पर यूएस एफडीए के काफ़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं। अब जैसे ग्लैंड को कभी भी यूएस एफडीए से कोई वार्निंग लेटर्स या एक्शन लेटर्स ऐसे कभी नहीं आया है। सो ग्लैंड का काफ़ी आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो नए प्लेयर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा ग्लैंड के साथ कम्पीट करने का। क्यों? पहली चीज़, इनके ANDAs, इनके पास बहुत सारे ANDAs हैं जो इन्होंने फाइल करके रखे हैं। सो इनका प्रोडक्ट बास्केट बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही ह्यूज है। नए प्लेयर को इनके साथ इस एरिया में कम्पीट करने में दिक्कत होगी। और सेकंड चीज़ क्या हो जाती है ना, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें ग्लैंड ऑपरेट करता है, ये GPO के थ्रू, हॉस्पिटल्स जो है ये GPO के थ्रू एड्रेस करते हैं। सो ऐसे केस में GPOs जो है, एक तो वो ये चेक करते हैं कि आपका सप्लाई हिस्ट्री कैसा रहा है, सेकंड क्या आपके पास डाइवर्स प्रोडक्ट्स हैं, पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, क्योंकि उनको भी ज़्यादा मल्टीपल सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इच्छा नहीं होती। सो ऐसे केस में ग्लैंड इन सारे केसेस में जीत जाता है। एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस की जब बात आती है, FDA रेगुलेशंस की बात आती है, तो ग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो ये एक वन ऑफ द मोड्स है ग्लैंड के लिए। सेकेंड अच्छी चीज़ ग्लैंड में ये है कि ग्लैंड के पास हायर ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा बहुत है। मोर देन 70% अगर आप कॉस्ट देखोगे ग्लैंड का, दैट इज़ फिक्स्ड। इंजेक्टेबल स्पेस में ही ऐसा होता है। सो ऐसे केस में यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा ग्लैंड को बहुत होता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट, एक ही मॉलिक्यूल आप मल्टीपल पार्टनर्स को भी बेच रहे हो, और क्योंकि एक सेम मॉलिक्यूल वो मल्टीपल प्लेयर्स को बेच सकते हैं, तो यहाँ पर हायर वॉल्यूम शेयर भी इनको मिलता है, और इसी वजह से इनका यूटिलाइजेशन भी बहुत हाई हो सकता है जैसे जैसे ये लोग स्केल करेंगे आउटसाइड मार्केट्स में। तो जैसे अगर आप देख रहे हो, अभी हम आगे देखेंगे, US के अलावा इनके जो अदर मार्केट्स हैं वहाँ पर बहुत ट्रिमेंडस हाई ग्रोथ रही है। और इस ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा ये भी है कि जैसे बहुत लोगों को ये कंसर्न है कि ग्रॉस मार्जिन्स जो ग्लैंड के हैं आगे जाके कम हो सकते हैं। 2 रीज़न्स, वन इज़ कि बायोसिमिलर स्पेस में लोग बोल रहे हैं कि मार्जिन्स थोड़े अफेक्ट हो सकते हैं, या बायोसिमिलर स्पेस देखेंगे हम आगे कि ग्लैंड काफ़ी वहाँ पर ग्रोथ वहाँ पे देख सकता है। बायोसिमिलर स्पेस आप बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, हम उसकी बात करेंगे। सेकेंड रीज़न जहाँ लोग बोल रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन कम हो सकते हैं, दैट इज़ बिकॉज कि ग्लैंड अब US मार्केट अगर आप देखोगे, ग्लैंड का मेजॉरिटी सेल अभी भी US से आता है। ग्लैंड अब धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, अदर मार्केट्स जो है, वहाँ से वहाँ पे अपना पोजीशन बना रहा है। सो अगर आप देखोगे कि अदर मार्केट्स से ग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, तो इसी वजह से क्योंकि US में ज़्यादा मार्जिन्स हैं एंड अदर मार्केट्स में मार्जिन्स कम है कंपैरेटिवली, तो लोगों को लगता है कि ग्रॉस मार्जिन्स कम हो जाएंगे। यहाँ पर अगेन ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा ये होता है कि जो दूसरे मार्केट्स हैं वहाँ पे ग्लैंड वॉल्यूम पे खेलेगा। मतलब क्या कि आपको ग्रॉस मार्जिन तो कम दिखेंगे, लेकिन वॉल्यूम पे खेलने की
वजह से वहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फ़ायदा होगा, इसके वजह से एबिडा मार्जिन्स जो है कंपनी के स्टेबल रहेंगे। सो ग्रॉस मार्जिन्स भले ही आपको थोड़े कम दिखें, बट एबिडा मार्जिन्स वुड बी स्टेबल। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ स्केल। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू इंजेक्टेबल्स। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ग्लैंड के पास ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग स्केल है। एंड अब अगर हम मार्केट डायनामिक्स की बात करें तो यूएस जेनरिक इंजेक्टेबल मार्केट अगर आप देखोगे, वहाँ पर ऑलमोस्ट 16% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग 2020 टू 2025। तो अगर हिस्टोरिकल देखोगे 2015 टू 2020 तक, तो वहाँ पर ग्रोथ 10% थी, बट अब ऑलमोस्ट 16% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट $61.3 बिलियन का जो इंजेक्टेबल ब्रांड सेल्स है, this is expected to lose patent protection, so almost during 2020 to 2024। तो जैसे ग्लैंड हम देखते हैं कि जेनरिक इंजेक्टेबल्स में है, तो जैसे ये पूरा मार्केट या जो ऑलमोस्ट $61.3 बिलियन का मार्केट पूरा, आप देख रहे हो कि यहाँ पर पैटेंट लूज होगा, मतलब पैटेंट प्रोटेक्शन लूज होगा। तो ऐसे केस में ग्लैंड के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज़ ग्रोथ ड्राइवर्स। आगे क्या, क्यों ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो हम कुछ कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इनका फोकस हो रहा है कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स में, यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। तो ऑलमोस्ट ये लोग 17 कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स पे काम कर रहे हैं फर्स्ट फेज़ में। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 4 कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स फाइलिंग्स की है Q3 FY22 में, विच इंक्लूड्स 3 हार्मोनल प्रोडक्ट्स एंड 1 कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड। अब यहाँ पर इनका मार्केट साइज़ देखिए, दिस व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। मार्केट साइज़ ऑलमोस्ट $983 मिलियन का मार्केट है। यहाँ पर ये लोग ऑलमोस्ट पेप्टाइड्स, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स, सस्पेंशंस एंड हार्मोनल प्रोडक्ट्स पे एक्सपैंड कर रहे हैं इनकी कैपेबिलिटीज़। और यहाँ पे इनके न्यू डिलीवरी सिस्टम्स भी आए हैं, पेन्स एंड कार्टिजेस। सी, दिस इज़ व्हाट मेक्स ग्लैंड इंटरेस्टिंग, कि जो नए कंपटीटर्स आएंगे उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ग्लैंड के साथ compete करना। एक तो ग्लैंड के पास बिग ह्यूज पोर्टफोलियो है, आप उनके ANDAs देखो, बहुत सारे इनके पास ANDAs फाइलिंग है पार्टनर्स के साथ, प्लस खुद के भी जो इन्होंने खुद फाइलिंग किए हैं। सेकेंड हो जाता है इनका डिलीवरी फॉर्मेट। जैसे जो नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं वो लोग हर डिलीवरी फॉर्मेट में नहीं है, जैसे ये लोग पेन्स में हैं, कार्टेजेस में हैं, तो अभी भी बहुत सारे डिलीवरी फॉर्मेट्स बाकी है जहाँ पर ये लोग नहीं हैं, तो इनके पास वो भी स्कोप एक है। और जो नई कंपनीज आएंगी वो लोग सारे डिलीवरी फॉर्मेट्स में नहीं रहेंगी। सेकेंड चीज़ ये हो जाती है। नेक्स्ट इनका ग्रोथ ड्राइवर हो जाता है चाइना से बिजनेस। सो इनकी जो पेरेंट कंपनी है दैट इज़ फ्रॉम चाइना, तो वहाँ से इनको काफ़ी मदद मिल जाती है चाइना में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, चाइना में अपना बिजनेस लेके आना फॉर दैट मैटर। सो ग्लैंड, अगर मैं मीडियम टर्म की ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पर चाइना से ये लोग काफ़ी बिजनेस लेके आ रहे हैं। फिर इनका जो न्यू तेलंगाना में प्लांट है, वहाँ से जो रेस्ट अदर मार्केट्स है वहाँ से ये लोग केटर करने वाले हैं। प्लस काफ़ी सारे, जैसे ग्लैंड के ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो APIs हैं वो ये लोग खुद बनाते थे, तो एज अ वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पर ये लोग और APIs डेवलप कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होंगी। एक तो आपके मार्जिन्स पे थोड़ा अच्छा अफेक्ट होगा, एंड सेकेंड थिंग कि जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं या जो क्वालिटी की बात चलती है, तो API ये लोग खुद बनाएंगे तो उससे मार्जिन्स भी बढ़ेंगे और इनको जो क्वालिटी चाहिए वो भी मिलेगी। सो पहले ये लोग कुछ APIs बनाते थे अपने प्रोडक्ट्स के, अब ये लोग APIs भी काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब थर्ड ग्रोथ ड्राइवर जिस पे पूरा मार्केट बेट कर रहा है, दैट इज़ बायोसिमिलर्स। तो बायोलॉजिक्स का जेनरिक वर्जन, नॉट एग्जैक्टली जेनरिक बोल सकते हैं हम, बट आपको समझाने के लिए बायोलॉजिक्स का जेनरिक वर्जन इज़ बायोसिमिलर्स, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द जेनरिक वर्जन ऑफ बायोलॉजिक्स। तो अब यहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, या बायोसिमिलर्स में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में जा रही है। तो अब जैसे कि नॉर्मली क्या है, कंपनी कोई भी जो भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका ड्रग सब्सटेंस भी खुद बनाएगी, ठीक है, ड्रग को डेवलप करेगी एंड फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगी। लेकिन इस केस में जो बायोसिमिलर्स है, स्टार्टिंग में कंपनी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेगी, मतलब सिर्फ जो भी डेवलप
किया जाएगा प्रोडक्ट को, वो इनोवेटर के थ्रू किया जाएगा या फार्मा कंपनी के थ्रू किया जाएगा। यहाँ पर कंपनी सिर्फ अपनी सर्विस देगी और उनको वो प्रोडक्ट बना के देगी। सो स्टार्टिंग कंपनी यहीं से करने वाली है। सो कंपनी ने स्पुतनिक वैक्सीन के लिए पूरा एक सेल लाइन लगाई थी और पूरा इन्वेस्टमेंट किया था। सो ऐसे केस में 70 to 80% जो भी कंपनी ने स्पुतनिक वैक्सीन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है दैट विल बी यूज्ड इन बायोसिमिलर्स। सो बहुत लोगों को लगता है कि अगर जैसे स्पुतनिक वैक्सीन में अभी कंपनी को काफ़ी डिले हुआ था तो वहाँ पर दिक्कत रिस्क होने के कारण वो पूरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी, तो नहीं, दैट विल बी यूज्ड इन बायोसिमिलर्स। कंपनी इसी फंडे से इस वैक्सीन में एंटर हुई थी। ये एक चीज़ हो गई। बट अब बायोसिमिलर्स में कंपनी एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या करेगी, जो इनका पेरेंट कंपनी है दैट इज़ फोसन फार्मा, सो उनके काफ़ी फोसन एक्चुअली बायोसिमिलर्स में ऑलरेडी है, उनकी काफ़ी सब्सिडियरीज़ भी हैं इस बिज़नेस में। सो कंपनी ग्लैंड बेसिकली वहाँ से लिवरेज लेगी एक तरफ से। तो पहले फोसुन से पूरा बायोसिमिलर्स के जो भी काम रहेगा वो इंडिया से वो लोग पूरा बना के देंगे। सो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर आप देखोगे दैट इज़ बायोसिमिलर्स। लेकिन ये हाई जेस्टेशन मॉडल है, एक चीज़ ये हो गई, लंपी बिजनेस है। तो अग्रीड कि दिस इज़ द लॉन्ग टर्म ग्रोथ और यहाँ से खूब सारा बिजनेस आ सकता है। सो अगर आप बायोलॉजिक CDMO मार्केट देखोगे, ऑलमोस्ट यहाँ पर $13 बिलियन का मार्केट है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 15% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर स्पुतनिक अगर आप देखोगे, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट ग्लैंड को 22 करोड़ का ऑर्डर आया था फॉर द सप्लाई ऑफ स्पुतनिक लाइट एंड स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड को, दैट इज़ RDIF। अब यहाँ पर इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ 5 करोड़ तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए कंपनी अभी भी वेट कर रही है। सो यहाँ पर डिले की वजह से ना मार्केट ने ग्लैंड का प्राइस करेक्ट भी किया था, स्टॉक प्राइस ग्लैंड का करेक्ट हुआ था। अगर आप देखोगे वैक्सीन एंड बायोसिमिलर्स में कंपनी ऑलरेडी 500 करोड़ एंड 300 करोड़ केपेक्स प्लान कर रही है। ऑफ कोर्स एक 500 करोड़ इन FY22 जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है एंड 300 करोड़ इन FY23। सो कंपनी ने ऑलरेडी 454 करोड़ इन 9 मंथ्स FY22 में इन्वेस्ट कर लिए हैं और एडिशनल केपेक्स भी आगे होने वाला है। सो अगर कुछ हम फाइनेंशियल नंबर्स देखें तो Q3 में अगर आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलमोस्ट 24% से इंक्रीज़ हुए। EBITDA मार्जिन्स अगर आप देखोगे इनके काफ़ी अच्छे हैं। अब इनका एसेट टर्नओवर रेशियो देखिए, इट इज़ ऑलमोस्ट 3.2 अगर मैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर की बात करूँ तो। सो अब यहाँ पर अगर आप इनका केपेक्स देखोगे, ऑलमोस्ट 500 करोड़ का केपेक्स FY22 में अनाउंस हुआ था एंड 300 करोड़ का केपेक्स करने वाले इन FY23। सो आप रेवेन्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेवेन्यू इनके कितने अच्छे आगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ कितने अच्छे हो सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप USA, यूरोप, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जो इनके कोर मार्केट्स है, वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है और कुछ की प्रोडक्ट्स इनके काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। और एज ऑन 31 दिसंबर 2021 अगर आप देखोगे इनके और इनके पार्टनर्स के मिला के ऑलमोस्ट 309 ANDA फाइलिंग्स हैं इन US, जिसमें से 249 अप्रूव्ड है और 60 पेंडिंग अप्रूवल है। सो इतने ANDAs, इतने साल ये लोग बिजनेस में हैं, इतने ANDAs कोई नए कॉम्पिटिटर के लिए बहुत मुश्किल वाली बात होगी। इनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट की अगर आप ग्रोथ देखोगे वहाँ पर ह्यूज ग्रोथ है। सो इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है जो ये लोग कोर मार्केट में बेचते हैं उसको लीवरेज करके ये लोग नए मार्केट्स में बेच रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। सो ऑलमोस्ट इनको 40% अगर आप देखोगे इन 3 to 4 years डाउन द लाइन 40% इनको अदर मार्केट से बिजनेस चाहिए एंड 10% इनको चाइना से बिजनेस चाहिए। इनका जो विजन रहा है अदर मार्केट्स में। अब अगर हम इनके कुछ की रिस्क की बात करें तो पहला
तो अगर अब हालांकि अब तक इनको कुछ वार्निंग लेटर्स नहीं मिले हैं यूएस एफडीए से, लेकिन अगर आगे जाके ऐसा कुछ होता है तो इनकी ग्रोथ को हर्ट होगा। सबसे पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़, इंजेक्टेबल मार्केट क्राउडेड अभी होता जा रहा है, सो कंपटीशन एक तरह से इनको हैम्पर कर सकता है। बट अगेन जब बात कंपटीशन की आती है, क्योंकि इनके पास ह्यूज पोर्टफोलियो है, तो मैनेजमेंट का कहना ये है कि जो भी नया कॉम्पिटिटर आएगा उनको एक्चुअली ये लोग अपने प्रोडक्ट्स लाइसेंस कर सकते हैं। सो कंपटीशन इनके लिए कोई बुरी बात नहीं है एज पर द मैनेजमेंट। थर्ड यहाँ पर रिस्क ये है, जो प्राइसिंग प्रेशर की बात चल रही है या प्राइस इरोजन की बात चल रही है, सिंगल डिजिट प्राइस इरोजन ग्लैंड को आ रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली ग्लैंड का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि यहाँ पर इनको प्राइसिंग प्रेशर आता है बट कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग की तरफ इनका बिजनेस मॉडल है, या इनको जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है वो इनको थोड़ा बचा लेता है, या जो एक ही प्रोडक्ट ये लोग डिफरेंट मल्टीपल पार्टनर्स को बेचते हैं। इसके वजह से एक तरह से थोड़ा बहुत हेजिंग इनके पास है। अब वैल्यूएशन की बात करने से पहले चाइना में ग्लैंड ने ऑलमोस्ट 7 प्रोडक्ट्स की फाइलिंग की है, जिसका मार्केट साइज़ ऑलमोस्ट $500 मिलियन है। सो चाइना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्लैंड को लग रही है। एंड जिन प्रोडक्ट्स की फाइलिंग ग्लैंड ने की है वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो वैल्यूएशन बेसिकली मार्केट कैसे इसको वैल्यू कर रहा है। सो एक तो आपकी चाइना अपॉर्चुनिटी के लिए, सेकंड आपकी बायोसिमिलर्स जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकता है। सो ऐसे केस में वैल्यूएशन अगर आप देखोगे, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बायोसिमिलर्स इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड ये लंपी बिजनेस रहेगा। मैं रेवेन्यू अगर ओवरऑल, ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है, मैं यहाँ से 20 to 25% रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस जो भी हमने बात की है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आप शायद इतना पैसा नहीं बना पाए, लेकिन येस ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। अब एंड में एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप मुझे इसके ऊपर ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊँगी। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं खुद के इन हाउस इंजेक्टेबल्स प्लांट ओपन कर रही हैं। सो क्या ये ग्लैंड को अफेक्ट करेगा? मेरे हिसाब से जहाँ बात इंजेक्टेबल्स की आती है वहाँ एक तो स्केल होनी चाहिए, सेकंड चीज़ वहाँ पर जो वार्निंग लेटर्स है यूएस एफडीए से वो नहीं आने चाहिए, जैसे ग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इंजेक्टेबल्स क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट जाते हैं, तो यहाँ पर जो एफडीए जो रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे केस में ग्लैंड का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो जो बाकी की जो कंपनीज़ आएंगी, क्या वो इतनी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस फॉलो कर पाएंगी या इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो कर पाएंगी क्या कि उनको यूएस एफडीए के वार्निंग लेटर्स मिले ही ना? क्योंकि रिसेंटली कुछ कंपनीज इन हाउस इंजेक्टेबल्स में आई थी बट दे गॉट द यूएस एफडीए के वार्निंग्स। सो ऐसे केस में आप मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ग्लैंड को अफेक्ट कर सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।